बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। तो लाइक चैप्टर 3, चैप्टर 4 भी तकरीबन almost all chapter 4 is complete, is included in the PMDC syllabus. पहले हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क। तो वर्क को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज वर्क। तो मैथमेटिकली हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि work as defined as the dot product of the force and displacement, right? तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एफ डी कॉस थीटा या एफ कॉस ऑफ थीटा एन टू डी। सो जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट में हमने कहा था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द force with the component of the displacement in the direction of the force, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि it is the product of the displacement with the component of force in the direction of displacement, right? For example, हमारे पास अगर ये displacement है और अगर ये force vector है, this is a force vector, this is a displacement vector. So force has two component. This is f sine of theta and this is f cos of theta. तो इसको हम लेते हैं जो f डॉट d है ये हमारे पास बराबर है f cos theta n to d या f n to d cos theta, लेकिन हम इसको लिखते हैं f cos f d cos theta। और थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है जो अप्लाइड फोर्स बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब F is the applied force, D is the displacement, and theta is the angle between the force and the displacement. It is the angle that the force makes with the x-axis in the anti-clockwise direction. क्वेश्चन में अक्सर ये भी होता है स्टूडेंट्स को जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, थीटा हमें गिवन होता है y एक्स एक्सिस के साथ, यानी क्वेश्चन के वर्डिंग यो है कि द हॉरिजॉन्टल या द फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द y एक्सिस, लेकिन हमने तो लेना है x एक्सिस के साथ। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो पोर्शन है फिर ये बन गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको अगर हमने y एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेनी है तो फिर हम f साइन थीटा लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस के साथ हमने एंगल लेना है तो फिर हम f cos ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हैं, लेकिन cos 90 माइनस थीटा इज बेसिकली इट इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास आता है cos 90 into cos थीटा प्लस sin 90 एंड sin थीटा। तो ये टर्म तो जीरो हो गया क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। sin 90 इज इक्वल टू 1, सो इट मीन दैट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ थीटा। तो अगर हमें एंगल क्वेश्चन में y एक्स एक्सिस के साथ गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर या तो हम साइन थीटा डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम काज लेंगे तो फिर cos 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में इस तरह है कि द रिजल्ट द फोर्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द y एक्सिस, तो अब अगर इधर 60 डिग्री है तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री हो गया, राइट। अगर y एक्सिस के साथ वो है 50 है तो x एक्सिस के साथ ये 40 बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एंगल फिर मतलब अगर हमें एंगल गिवन है y एक्सिस के साथ तो हम क्या करेंगे? या तो साइन वही एंगल लेंगे या फिर cos 90 माइनस थीटा लेंगे। अब वर्क जो है वर्क इज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा? वर्क इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज greater than 0, when theta is greater or equal to 0 and less than theta is less than 90, तो इस केस में वर्क पॉजिटिव होगा।
वर्क क्यों पॉजिटिव, क्योंकि cos की जो ये वैल्यू है cos 0 अगर हम लेते हैं या cos 89 हम लेते हैं या इनके दरमियान लेते हैं तो इनका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है। वर्क नेगेटिव कब होता है? वर्क इज नेगेटिव कब होता है? when theta is greater than 90, when theta is greater than 90, right, less or equal to, when theta is less or equal to 180, सॉरी, तो यह थीटा क्या है? 90 के बराबर नहीं, 90 से ज्यादा है। यानी अगर थीटा 91 से लेके 180 तक है तो इनका जो कॉज थीटा है उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, तो वर्क इज नेगेटिव, राइट। लेकिन कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है? तो वर्क उस वक्त पॉजिटिव होता है जब हम किसी बॉडी को एनर्जी देते हैं तो वर्क पॉजिटिव होता है, और जब हम उस बॉडी से एनर्जी लेते हैं, उसके अपने एनर्जी को कम करते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है, राइट। तो जब हम किसी बॉडी को एनर्जी देते हैं वर्क पॉजिटिव होता है, जब उनसे एनर्जी लेते हैं वर्क नेगेटिव होता है। और मैथमेटिकली अगर थीटा 0 और से लेके 89 तक है यानी लेस देन 90 है तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 91 से लेके 180 तक है तो वर्क नेगेटिव होगा। और अगर थीटा हमारे पास बराबर है 90 डिग्री का तो इस सूरत में वर्क जीरो होगा, वर्क जीरो होगा क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ना हम उस बॉडी से एनर्जी लेते हैं और ना हम उस बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। In a physics, a work is said to be done only when the force is applied on a body, right? Force is a whole or some component of the force is along the direction of motion. Displacement is a whole or some component of the displacement is along the direction of force. Force and displacement are perpendicular to each other. ये वाला तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि A और B दोनों हो सकते हैं। Force is a whole or component of the force is in the direction of the displacement, or displacement is a whole or some component of the displacement is in the direction of the force. So the correct option is D, because both A and B are correct. A force if act on a body at an angle theta with the horizontal. So the work done is equal to, जिस तरह मैंने इधर डिस्कस किया कि work done is equal to FD cos of theta. So the work done is equal to FD cos of theta. और अगर ये एंगल y एक्सिस के साथ हो तो फिर हम FD sin theta लेते हैं, लेकिन इधर तो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि the angle theta with the horizontal direction. So a force if act on the body at an angle theta with the vertical direction, right? And the body is displaced through a displacement d. The work done by the force will be. अब देखिए जिस तरह पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर थीटा वर्टिकल एक्सिस के साथ गिवन हो तो हम वर्क किस चीज के बराबर होता है? वर्क एफ साइन थीटा या एफ cos 90 माइनस थीटा। और रीजन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस सूरत में हमारे पास वर्क जो है ये एफ डी साइन थीटा के भी बराबर है और एफ डी cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर थीटा ये है तो ये वाला जो एक्स एक्सिस के साथ है ये 90 माइनस थीटा है। तो A and B both are the correct options, so the correct option is D. Which of the following statement is correct? Work is a type of power, work is a type of momentum, work is a type of energy, all of them. No, work is a type of energy. Simply अगर आप लोग देखें वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का भी यूनिट जूल है। और वर्क जिस तरह मैंने इधर बताया कि वर्क पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब हम एनर्जी देते हैं। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब हम एनर्जी लेते हैं। So work is basically the measure of transfer of energy, right? So work is a type of energy. Work energy principle state that the work done on the body, work done on according to the work energy theorem, work done on the body is equal to the change in its kinetic energy. According to the work energy principle, work energy theorem, the work done on an object is equal to change in its kinetic energy. The unit of the work
in SI is joule, and 1 joule is equal to 10 raised to power 5 dynes, 10 raised to power 5 ergs, 10 raised to power 7 dyne, 10 raised to power 7 ergs. So basically 1 joule is equal to 10 raised to power 7 ergs, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1 ergs is equal to 10 raised to power minus 7 joule. तो ये एक छोटा यूनिट है वर्क का जो बराबर है 1 joule is equal to 10 raised to power 7 ergs. तो the correct answer is dyne is basically the unit of force. When a force of 1 dyne act on the body and it moves to a distance of 1 centimeter. So it simply the work will be 1 erg. लेकिन ये कैसे आता है? 1 न्यूटन is equal to, इसमें फोर्स कितना है? 1 डाइन है, राइट? 1 डाइन. So 1 डाइन is equal to 10 raised to, sorry, इधर ये है 10 raised to power 5 डाइन, right? So 1 डाइन is equal to 10 raised to power minus 5 न्यूटन. और 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 raised to power minus 2 न्यूटन. तो हमारे पास वर्क कितना हो गया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स. फोर्स हमारे पास है 10 raised to power minus 5 और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 10 raised to power minus 2. तो वर्क हमारे पास आ गया 10 raised to power minus 7 जूल, क्योंकि इन दोनों को हमने इस आई में कन्वर्ट किया. 1 न्यूटन हमारे पास बराबर है 10 raised to power 5 डाइन्स. तो 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर हुआ? 10 raised to power minus 5 न्यूटन. इसी तरह 1 सेंटीमीटर हमारे पास बराबर है 10 raised to power minus 2 मीटर. तो ये 10 raised to power minus 5, ये फोर्स आ गया 10 raised to power minus 2. ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया. तो वर्क हमारे पास 10 raised to power minus 7 जूल. और इधर हमने देखा कि 1 erg is equal to 10 raised to power minus 7 joule. So the work is equal to 10 raised to power minus 7 joule, and this is equal to 1 erg. So the correct answer is 1 erg, right? अब हम अपने स्लाइड को जरा चेंज करते हैं. तो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे. स्लाइड हमने चेंज किया. क्वेश्चन नंबर 8 से अब हम शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि when the force acting on the object and the displacement is in the direction of the force are doubled. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर जो फोर्स है, फोर्स को भी हम डबल करें और डिस्प्लेसमेंट को भी हम डबल करें. when the force acting on an object and the displacement आर डबल, यानी दोनों डबल हो जाए. मतलब हम एफ को भी डबल करें, आर को भी डबल करें, तो वर्क कितना होगा? इस तो वर्क विल बी 4 टाइम ऑफ द इनिशियल वर्क. क्योंकि अगर हम एफ को भी डबल, F2F हो जाएगा, D2D हो जाएगा, तो वर्क जो है वो इनिशियल वर्क से 4 टाइम ज्यादा होगा. Which one of the following is the example of the work done against the force? Getting up, work done against the force, यानी फोर्स और जो वर्क का डायरेक्शन है, they are opposite to each other. So getting up with the stair, getting down with the stair, walking on the flat ground, dropping any object down. देखिए, when gravitational force downward direction में होता है, gravitational force is in the downward direction, and getting up with the stair, तो हम क्या करते हैं कि work done against the gravitational force. So getting up with the stair is the work done against the force, right? क्योंकि जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. मूवमेंट क्या है? मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फोर्स किस डायरेक्शन में है? फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वर्क, and this is force. So this is getting up with the stair is the example of the work done against the force. Work done by the gravitational force. Work done by the gravitational force is positive, negative, zero. No work is done. Work done by the gravitational force is always positive because the gravitational force pull the object towards the earth.
तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स का डायरेक्शन है दोनों सेम है, वर्क इज पॉजिटिव. A boy carries 10 kg suitcase 1 meter horizontal, 10 kg suitcase on his head, right? Horizontally in the room and then go 1 meter up on the stair, the total work done. बॉय क्या करता है, पहले इसको हॉरिजेंटली कैरी करता है. तो इस सूरत में जो फोर्स है, वो वजन वेट कितना है, वो 10 केजी है. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, क्योंकि वो डोनर और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. सो व्हेन अ बॉय मूव carry 10 kg suitcase horizontally across the room, so the horizontal is 0 because theta is 90. क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, थीटा 90 है, वर्क इज 0. एंड देन द बॉय मूव अप, देन इट गोज अप 1 मीटर, फिर गोज अप 1 मीटर. तो इस केस में क्या है, इस केस में थीटा जो है अपवर्ड है, थीटा इज द फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो इस केस में वर्क हो जाता है. तो वर्क कितना है, वर्क बेसिकली वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा. अब थीटा जो है, इट द वर्क इज डन, क्योंकि बॉय मूव करता है अपवर्ड, सो द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. तो the work is equal to 9.8, right? Work is equal to 10 kg mass है MAG, right? W is F is equal to W N to D, और W हमारे पास बराबर है mg, और D तो 1 मीटर 1 है. एंड cos, इधर cos जो है, cos बेसिकली इधर 180 है, क्योंकि द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मास गिवन है और ये भी गिवन 9.8, सो द वर्क डन विल बी 98 जूल. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो -9, चूंकि स्केल तो 98 जूल है, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज 98 जूल, राइट. And the work is done against the gravitational force, right? Work is done against the gravitational force. चूंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम के साथ नहीं लिखते. The product of the pressure and volume. Product of the pressure and volume is equal to the energy, force, power, heat capacity. Product of pressure एंड वॉल्यूम. अब देखिए प्रेशर हमारे पास किस चीज के बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम हमारे पास किस चीज के बराबर है, यानी इसको आप यूं समझे कि इस वॉल्यूम हमारे पास एरिया इनटू लेंथ, राइट. तो इसके साथ ये कि ये वॉल्यूम है तो एक लेंथ रह जाएगा. तो अगर हम इन टर्म ऑफ यूनिट देखें तो ये F बाई मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब है. तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये बराबर है वर्क के, राइट. तो इट इज इक्वल टू वर्क या एनर्जी, क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. सो द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम हैज द सेम इज अ यूनिट. इस चीज को हम चैप्टर 10 में भी डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आप डायमेंशनली देखें तो डायमेंशनली इट्स डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ द energy or work. Which of the following are the dimension of work? Dimension of work. Work को हम लिखते हैं work is equal to F into D, और F is equal to M A into D. अब M के डायमेंशन हमारे पास क्या है, M L T minus 2. This is the dimension of the acceleration, and L is the dimension of displacement. तो वर्क का डायमेंशन जो है वो किस चीज के बराबर है, सॉरी, वर्क का डायमेंशन बराबर हुआ M L स्क्वायर T माइनस 2, T माइनस 2. तो वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, टार्क का डायमेंशन ये सेम है. दिस इज डायमेंशन ऑफ द वर्क, दिस इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द टार्क. All these three parameters have the same dimension. So the dimension of the work is ML square
t minus 2 m L0 t minus 1 m t minus 2 m L square t minus 1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, m1 L square t minus 2। A man pulling a cart to a distance 20 meters by applying a force of 15 Newton at an angle of 60 with the y-axis. At an angle of 60 with the y-axis, right? अब एंगल हमें क्या गिवन है? एंगल इस तरह है, राइट? इधर जो है, सॉरी, एंगल 60 है, तो इस तरह का एंगल है, इधर 60 का एंगल है। तो इधर हमारे पास जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल है वो कितना बच गया? वो 30 बच गया। तो इसको हम यू लिख सकते हैं कि वर्क विल बी इक्वल टू एफ डी साइन ऑफ 60 और एफ डी cos of 30, because sin of 60 is equal to cos 30, cos 30 और sin 60 ये दोनों बराबर है 0.866 के, राइट? सो अब फोर्स हमारे पास कितना है? फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। और cos sin 60 या cos 30 ये दोनों बराबर है cos 30 is equal to sin 60 is equal to 0.866। तो इसको अगर हम 0.866 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 1000 आ जाएगा, और अगर इनको 0.866 से हम मल्टीप्लाई करें तो द आंसर इज 866 जूल। तो द करेक्ट आंसर इज डी। देखिए इधर अगर आप लोग अगर y एक्सिस के साथ आप लोगों ने एंगल लेनी है तो वही लेंगे जो गिवन है, क्योंकि y एक्सिस के साथ हमें गिवन है कि इट इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो x एक्सिस के साथ कितना हो गया? वो 30 डिग्री। तो अगर हम cos लेंगे तो cos 30, अगर sin लेंगे तो sin 60, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है। The area under the force displacement plot. Area under the force displacement plot. Question number 15. हमारे पास ये force है, ये displacement है। Area under the force displacement plot क्या है? FD, और FD बराबर है work के। Work done by the force of friction. Force of friction is basically a resistive force. Force of friction is a force in the direction opposite to the direction of the displacement. सॉरी, यानी इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के दरमियान जो एंगल है इट इज 180 and cos 180 is equal to -1. So the work done by the force of friction is always negative. The work done by the force of friction, और जितने भी रेजिस्टिव फोर्स है वर्क डन, क्योंकि इस रेजिस्टिव फोर्स के केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 180 है, और cos 180 is equal to 0. So the work done by the force of friction or any other resistive force is always negative. Which of the following force cannot do work when act upon the body? Force of friction ये तो हमने बता दिया कि ये वर्क करता है, या रिटार्डिंग फोर्स ये भी वर्क करता है। इट इज सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का शुरू में हमने जिक्र किया कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। सो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों वो नहीं करता? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज force and displacement is always 90. So the work done by the centripetal force is always 0. क्यों 0 होता है? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 के बराबर है, और cos 90 is equal to
जीरो, सो द वर्क डन इज जीरो। अब अगर क्वेश्चन के वर्डिंग थोड़े से मुख्तलिफ आ जाए कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स 6 न्यूटन, मतलब क्वेश्चन के वर्डिंग मुख्तलिफ आ सकते हैं, लेकिन वेन एवर अ बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ irrespective of their mass, irrespective of their radius, irrespective of the centripetal force, the work done will be zero। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि when a body is moving in circular path, so the angle between the force and the displacement is zero। When a force retards the motion of the body, the work done is, when the force retard the motion of the body, the work done। इस सूरत में वर्क डन क्या होता है? तो जिस तरह पहले मैंने फ्रिक्शनल फोर्स में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के केस में कहा कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव, so when the force retard the motion, so it means that the force is the retarding force or opposing force। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जो एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है और cos 180 is zero, so the work done by the retarding force is always negative। और क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि इस केस में थीटा 180 के बराबर होता है और cos 180 is equal to -1। A body of mass m kg is pulled horizontally by a force of 100 Newton through 10 meter displacement, the work done by the gravity। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है हॉरिजॉन्टल फोर्स की, यानी 100 न्यूटन, और वर्क का हमसे पूछ रहे द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सो इसमें ग्रेविटी ने कोई, क्योंकि बॉडी जब हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल, यानी बॉडी को अगर हम इस लेवल से इस लेवल तक मूव करें हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो वर्क करता है लेकिन ग्रेविटी कोई काम नहीं। ग्रेविटी तब काम करता है जब मतलब हम ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड मूव करें तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड आ जाए under the influence of gravity, so the work is done। But when the object move horizontally on the same level by the horizontal force, so the work done by the gravity is zero। the work done by, क्योंकि ये जो 100 न्यूटन फोर्स है ये 10 kg मास को हॉरिजॉन्टली मूव करता है, so the work done by the gravity is zero। Which of the following state is correct for the work done by the variable force? Which of the fall, अब वेरिएबल फोर्स कौन सा होता है? वेरिएबल फोर्स इज द फोर्स, वेरिएबल फोर्स is the force that does not remain constant, does not remains constant during the process of doing work, during the process ऑफ डूइंग वर्क, यानी वो फोर्स जो वर्क के दौरान कांस्टेंट नहीं रहती। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ी W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यहाँ पे हम फोर्स कांस्टेंट लेते हैं, ये वेरिएबल फोर्स नहीं है। वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होता है विच डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। तो द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, बिकॉज वी नो दैट इफ ग्रेविटेशनल इज वेरी इनवर्सली विद द स्क्वायर, यानी जितना जितना सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये फोर्स वीक होता जाता है, तो इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। यानी अगर आर को डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अगर हम डबल करें तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, तो ये भी हमें वी नो दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हुक लॉ में जो हम पढ़ते हैं कि एफ इज इक्वल टू के एक्स एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जितना जितना एक्स बढ़ जाता है, जितना हम किसी चीज को ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, इतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होते, तो ये भी फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ये भी वेरिएबल फोर्स है, बिकॉज इन बोथ केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वर्क डन बाय द वेरिएबल? सो ये भी वेरिएबल फोर्स है, ये भी पुशिंग अ ग्रासी कार्ट इन अ सुपरमार्ट, ये भी, क्योंकि इनिशियली हमें ज्यादा फोर्स है लेकिन जितना जितना ऑब्जेक्ट कार्ट मूव करना शुरू कर दे तो फिर हमें कम फोर्स चाहिए, तो द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव।
A body of mass 2 kg moving in circular path of radius 1 meter with the velocity of 5 meter per second, the work done. तो इससे पहले मैंने आई थिंक क्वेश्चन 18 या 19 में मैंने बताया कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, वर्क इज जीरो। और वर्क क्यों जीरो होता है? क्योंकि जब बॉडी सर्कल में मूव करते हैं तो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90। अब अगर मास 2 केजी है, 10 केजी है, 20 केजी है, आर 1 मीटर है, 10 मीटर है, 5 मीटर है, जो कुछ भी है, लेकिन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 एंड cos 90 is equal to 0, so the work done is 0. Work done is always positive when the angle between the force and the displacement, when the angle, शुरू में मैंने कहा था कि work is positive when angle is greater than or equal to 0 and when angle is less than 90. So when theta is greater or equal to 0 and less than 90, when theta is greater than 90, theta is equal to 90. So the correct option is this. The work is positive when theta is greater or equal to 0 and less than 90. So the work is positive because cos की जो ये वैल्यू है, cos अगर हम लेते हैं फ्रॉम 0 to 89 तो cos की ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो वर्क इज पॉजिटिव। Which of the following statement is not true regarding the work? Work is maximum when theta is equal to 0. No, work is maximum when theta is equal to 0. Work is 0 when theta is equal to 90. Work is positive when theta is greater than 90. Question में क्या है कि which of the following state is not true? ये तो true है, work is maximum when theta is equal to 0. Work is 0 when theta is equal to 90. Work is positive when theta is greater than 90. नहीं, work is पॉजिटिव विन थीटा इज लेस देन 90। तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे? नॉट ट्रू। सो ये नॉट ट्रू है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि ये तीनों बाकी जो ट्रू है। क्वेश्चन के वर्डिंग्स को आप लोगों ने केयरफुली रीड करना है, क्योंकि बाज औकात हमसे क्वेश्चन मतलब नेगेटिव स्टाइल में पूछा जाता है कि विच इज नॉट ट्रू और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हम तो करेक्ट आंसर को देख के टिक करते हैं, लेकिन इसमें हमसे जो क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द स्लोप द ग्रेडियंट ऑफ द वर्क टाइम प्लॉट। ग्रेडियंट ऑफ द वर्क टाइम प्लॉट का क्या मतलब कि हमारे पास अगर ये वर्क है और ये टाइम है और इस प्लॉट का हम ग्रेडियंट फाइंड करें, यानी डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। तो द रेट, it is basically the rate of doing work, and the rate of doing work is called power. The rate of doing work is called power, right? अब कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एंड फोर्सेस। What is conservative field? Conservative field is a field in which the work done by the force is independent of the path. Number one, work is independent of the path. Independent of path, right? Number 2, and depends on initial and final position of the object. Depend on the initial and final position of the object. Number 2, work along the closed path is work along closed path is 0. तो ये दो कंडीशन जो है अगर ये ओबे करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, राइट? वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ followed and work along the closed path is 0. A field in which the total work done along the closed path is 0 is called conservative field. A field in which the total work done along the closed path is 0 is called conservative field.
resistive forces are non-conservative, conservative, both A and B. Resistive forces are basically non-conservative क्योंकि resistive forces में work done उसके ऊपर depend करता है path के ऊपर. It is not independent of the path follow, right? ये दोनों condition जो है वो fulfill नहीं करते तो the resistive forces are non-conservative यानी force of friction, retarding force. These forces are non-conservative. Conservative forces कौन से होते हैं? जिस तरह electric field force है ये conservative force. The electric field is conservative field. Gravitational force is conservative force and gravitational field is conservative field. The work done in the gravitational or the electric field along the closed path. Work done in the gravitational or electric field along the closed path is zero because these field are conservative. तो अब हम स्लाइड चेंज करते हैं. अब elastic force is always conservative under the elastic limit. False, true, yes, both B and C. So elastic force is conservative under the elastic limit. So this is true, yes. So both, the correct answer is both B and C, both are correct. So the correct answer is D क्योंकि दोनों correct हैं. Which one of the following belong to a different class? Elastic force, electrostatic force, gravitational force, frictional force. अब देखिए इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है विद इन इलास्टिक लिमिट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स भी कंजर्वेटिव है. ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव. Which one is belong to a different class? So D. Frictional force is not a conservative force. It belongs to a different class. What exactly a conservative force conserve? So conservative force conserve the force, energy, power, acceleration. So in a basically it conserve the energy. Which of the following force are non-conservative? Which of the following? Viscous force, resistive force, dissipative force. All these forces are basically non-conservative. So the correct answer is all of them. तो वर्क से रिलेटेड जो डिफरेंट पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते थे, मे बी कि इसके अलावा और भी बहुत एमसीक्यूज हो, लेकिन जो बेसिक एमसीक्यूज थे वो सब हमने डिस्कस कर दिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर, राइट? सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे.